हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ मैग्नेटिक फोर्स। आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बात किए थे, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात किए थे। यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, सेम उसी तरह से बातें करनी है। तो मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होना काफ़ी ज़रूरी है ना। तो अगर आपको बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दिया है, सपोज दैट कि B इजिकल टू मैग्नेटिक फील्ड है, और ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? एक्सटर्नल है मैग्नेटिक फील्ड। B है, मैग्नेटिक फील्ड B है। इसको आप लिख सकते हैं एक्सटर्नल, मतलब कि बाहर से दिया हो, एक्सटर्नल ऐसे लिखते हैं। Q जो है वो चार्ज है, चार्ज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का चार्ज। और M क्या है? मास है, मास ऑफ पार्टिकल, इस तरह से दिया हुआ है। और V जो है वो है आपको वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। V वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। V वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है। अब क्या है कि यहां पर इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब कि इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कोई एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग इस तरह से V वेलोसिटी देते हैं, V वेलोसिटी। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया आपका वेलोसिटी, और इसके बीच का एंगल क्या हो गया? थीटा। तो यहाँ पर लिखे कि थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर, इस तरह से V वेक्टर एंड B वेक्टर। क्लियर? ओके। तो इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, नाउ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, अनमूविंग चार्ज पार्टिकल, मोशन जरूरी है, अनमूविंग चार्ज पार्टिकल अनमूविंग चार्ज पार्टिकल, पहला इसमें है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ऐसे लिखते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, मतलब कि जो फोर्स है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज़्यादा चार्ज का वैल्यूज होगा उतने ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं। दूसरा है इसमें B कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि जितने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतने ही ज़्यादा क्या होगी? फोर्स होगी। यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? B हो गया। C मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the perpendicular velocity
परपेंडिकुलर वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब हुआ कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V परपेंडिकुलर, यानी आप लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V साइन थीटा। ये समझ में आ रहा है आपको? ओके, इसका ये जो वेलोसिटी है ये B से थीटा एंगल बनाया है, तो इसका एक कंपोनेंट कहाँ आएगा? इधर आएगा। इसका जो एक कंपोनेंट आएगा वो किधर आएगा? V वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। मतलब इसका एक कंपोनेंट B के पैरेलल और एक कंपोनेंट V के परपेंडिकुलर। तो V के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी लेना है ना? ये हो गया सिंपल इसकी कंसेप्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किस बात पर डिपेंड करेगा कि उस चार्ज के पास कितना, उस पार्टिकल के पास कितना चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है और कितना स्पीड से चल रही है। ठीक है? ओके, तो इसको मिटाते हैं बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब इसमें हमको ये चेक करना है कि जो फोर्स है वो किन बातों पर डिपेंड करती है और कौन सा बात के लिए जीरो होती है। जो फोर्स है वो जीरो कब होती है, ये हमको बातें करनी है। तो अब यार देखिएगा, नाउ एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वी बी और साइन थीटा, इन सभी को लेके चलेंगे तो ये आएगा। तो एफ इज इक्वल टू ए कांस्टेंट के होगा, क्यू होगा, भी होगा, बी होगा और साइन थीटा होगा। यहाँ पर के इक्वल टू क्या है? 1 है। तो एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी और साइन थीटा आ गया, ऐसे हो जाएगा। ओके, तो इसमें एक्सेलरेशन भी आ जाएगा क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू ए होता है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उसका मास तो होगा ही और उसमें फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सेलरेशन पक्का आ जाएगी। तो आप एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अब इसके बारे में अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एम ए इज इक्वल टू क्यू भी बी और साइन थीटा। तो ए इज इक्वल टू जो होगा क्यू बटे एम भी बी और साइन थीटा, इस तरह से आप वैल्यूज को लिख सकते हैं। ये एक्सेलरेशन हो गया। ए इक्वल टू क्यू बाई एम भी बी और साइन थीटा, इस तरह से आप आराम से लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। अब बात यहाँ पर ये हो गई, पहला ये है कि व्हेन भी जो है भी वेक्टर वो बी वेक्टर के क्या हो? पैरेलल हो, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर चार्ज पार्टिकल इधर जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है? इधर ही है, तो इसमें किसी चार्ज पार्टिकल को अगर आप इसी दिशा में रिलीज करा दिए तो उस चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स 0 हो जाएगा। तो जब फोर्स 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0, तो साइन थीटा का जो वैल्यूज होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जो फोर्स का फॉर्मूला आप लिखते हैं क्यू भी बी और साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। तो एफ को क्या लिखते हैं हम लोग? ए में लिखते हैं। तो ये हो गया 0, तो मास तो 0 होगा नहीं, तो 0 क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। तो एक्सेलरेशन को आप क्या लिखते हैं? एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 हो गया, तो हम लोग एक्सेलरेशन को लिखते क्या है? डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिखते हैं। डेल्टा भी डिवाइडेड बटे डेल्टा टी। तो हम एक्सेलरेशन को ऐसे लिखते हैं, डेल्टा भी डिवाइडेड बटे डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे v माइनस यू इक्वल टू 0।
तो v इजिकल टू यू, ऐसे v इजिकल टू क्या है, u है। इसका मतलब है कि इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, समझिए वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, पाथ हो गया स्ट्रेट लाइन। किसी भी वेलोसिटी में क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन होता है। तो उसका वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट है और उसका डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रहा है। तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ये समझ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि पाथ कैसा होगा। तो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, ये दिमाग में आपको सेटअप कर लेना है। दूसरा है इसमें कि जब भी जो है वो एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो, फिर भी क्या होगा, फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, साइन थीटा इजिकल टू साइन 180, यानी ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया। आया समझ में, नहीं आया है ना भाई। तो भी जो है वो क्या है, एंटी पैरेलल है, भी एंटी पैरेलल है। तो अब कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर v साइन थीटा साइन 180 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर अब फिर हो गया क्या, फोर्स 0 हो गया, तो a क्या हो गया, 0 हो गया। तो फिर क्या हो गया, v क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, u हो गया। तो इसका भी पाथ कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, पाथ स्ट्रेट लाइन। दोनों कंडीशन में जो पाथ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। तीसरा देख लीजिए क्या है कि अगर जो v है वो परपेंडिकुलर है किसके, b के, मतलब कि थीटा जो हो गया वो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो साइन जो थीटा है वो किसके बराबर हो गया, साइन 90 के बराबर हो गया, यानी साइन थीटा इजिकल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, F मैक्सिमम होगा और Q V और B होगा, ये मैक्सिमम फोर्स निकलेगा, समझना है, मैक्सिमम फोर्स। और इसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज करते हैं तो उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो उस सर्कुलर पाथ के लिए टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, रेडियस, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। ये हम लोग को सिलेबस में है, हम लोग पढ़ेंगे इसको। फिलहाल यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इसकी जो पाथ होगी वो सर्कुलर होगी, ठीक है। इसकी पाथ क्या होगी भाई, सर्कुलर। तो सर्कुलर पाथ होगी, ये याद रखना होगा, पाथ विल बी सर्कुलर, पाथ जो होगी वो होगी सर्कुलर। और एक लास्ट है, फोर्थ नंबर, जो थीटा है, थीटा वो क्या हो, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। मतलब कि थीटा इजिकल टू 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, इस तरह की बात है। तो यहाँ पर फोर्स जो लिखेंगे वो लिखेंगे Q V B और साइन थीटा। तो जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं Q B और V साइन थीटा। मतलब कि V साइन थीटा लिखने का मतलब है कि V का क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ब्रेक होगा। तो उसका पाथ कैसा होता है, तो डायग्राम थोड़ा सा देख लीजिए, डायग्राम में आपको पता चलेगा कि किस तरह से पाथ एक्चुअली होना चाहिए, जो एक्चुअल पाथ है वो कैसा होना चाहिए, इसको हम पता करना चाहते हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे। इसमें किसी चार्ज पार्टिकल को, यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, और इस तरह से किसी चार्ज पार्टिकल को ऐसे रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, थीटा हो गया। तो इसका एक वेलोसिटी तो इधर है जिसका नाम है v पैरेलल, और इसका एक वेलोसिटी इधर होगा जिसका नाम होगा v परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर v
अब पैरेलल भी किस आधार पर आप माप रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें किधर है? इधर है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ गया। तो अब ये V पैरेलल B के पैरेलल में है, तो इसके द्वारा जो होगा पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर? ये जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसके द्वारा पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। मतलब सर्कुलर मतलब इस तरह का पाथ होगा, ऐसे इसमें घूमेगी, ऐसे इस तरह से घूमेंगे। तो अब ये चाहता है कि हम कंप्लीट सर्कल बना दें और ये चाहता है कि हम कंप्लीट स्ट्रेट लाइन बना दें, तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे चलेगा, ये पाथ ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स। पाथ जो होगा वो होगा हेलिक्स होगा। हेलिक्स। तो ये जो हमने किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसी में हम लोग बात क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना। ओके, इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई, है ना। अब हम क्या करते हैं कि फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। क्योंकि ये फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो किस तरह से हम लोग वेक्टर के फॉर्म में इसको लिखेंगे? तो फोर्स इन वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, फोर्स इन वेक्टर, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो ये F है, ये Q है, V है, B और साइन थीटा। ये देखिए ये वाली और ये दोनों क्या है? वेक्टर है, दो वेक्टर है, और ये भी क्या है? वेक्टर है। कहने का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है और फोर्स भी वेक्टर है। तो हमको क्या करना है कि ऐसा दो वेक्टर है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर आएगा। ये तभी संभव है जब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस लेंगे। क्या लेंगे? क्रॉस। तो ये हो गया V अक्रॉस B, ये वेक्टर फॉर्म में है। इसकी डायरेक्शन कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं? इसी के द्वारा डायरेक्शन डिटरमाइन करेंगे। डायरेक्शन डिटरमाइन बाय, डायरेक्शन डिटरमाइन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेकर हम लोग डिटरमाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि Q इजिकल टू E है और V वेक्टर इजिकल टू जो है वो V नॉट आई कैप है, और जो B वेक्टर है वो क्या हो गया आपको? B नॉट और ये J कैप है, ऐसा है। मतलब कि इधर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, इधर क्या है? वेलोसिटी है, इधर है V वेक्टर है, इधर क्या है? B वेक्टर है, और यहाँ पर क्या है? E है, मतलब कि चार्ज है। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा ये हम लोग पता करना है। तो F वेक्टर इजिकल टू Q लिखेंगे और V की जगह पर क्या लिखेंगे? V नॉट आई कैप अक्रॉस B नॉट J कैप। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? Q V नॉट B नॉट और I क्रॉस J, I क्रॉस J। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? F जो वेक्टर है वो Q V नॉट B नॉट और यहाँ पर क्या हो जाएगा? K कैप हो गया। तो F वेक्टर इजिकल टू Q, F वेक्टर इजिकल टू Q V नॉट B नॉट K कैप। मतलब कि इस पे जो फोर्स है, फोर्स वो इस पे क्या हो गया? Z पर हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब हुआ कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ V वेक्टर एंड B वेक्टर। मैग्नेटिक फोर्स या सिंपली आप फोर्स कह सकते हैं। द फोर्स इज परपेंडिकुलर
force is perpendicular to both v vector and b vector। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से सोल्व करेंगे और पाथ को भी डिटरमाइन करेंगे। तो आगे चैप्टर आप कंटिन्यू आप पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। अब देखो भाई, नोट, किस कंडीशन में फोर्स जीरो होगा? अगर Q बराबर क्या हो जाए? जीरो, मतलब कि चार्ज पार्टिकल क्या हो? न्यूट्रल हो, तो इस कंडीशन में फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है, रेस्ट में अगर पार्टिकल रहेगी तो भी क्या हो जाएगा? जीरो, तो उस कंडीशन में भी फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तीसरा, अगर v जो है v वेक्टर, b वेक्टर का क्या है? पैरेलल है ना, इधरे b है, इधरे क्या है? v है, फिर भी क्या होगा? फोर्स जीरो होगा। चौथा कंडीशन है कि अगर v जो है, v एंटी पैरेलल हो किसके? b के, माने v इधर हो और b किधर हो? इधर हो, तो इस कंडीशन में फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो होगा। इतने कंडीशन है जो फोर्स को जीरो कर सकता है। समझ में आ रहा है? ओके, अब इसी में हम लोग पढ़ते हैं एक छोटा सा एक और टॉपिक है इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, है ना। लॉरेंज फोर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है लॉरेंज फोर्स, सिंपली आपको बोर्ड में 2 नंबर का लिखने को आता है, शॉर्ट नोट्स, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, जिसको हम लोग FL से लिखते हैं। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो जैसे मान लीजिए कोई 4 पार्टिकल है, अब इसमें मोशन में है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इधर क्या है? इधर Q है, इधर V वेक्टर है, और ये अपना Q है, इधर थीटा है। तो इसमें एक फोर्स होगा जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और इस तरह से होगा F बराबर Q V वेक्टर अक्रॉस क्या है? B वेक्टर, ऐसे होगा। क्लियर? तो F इजिकल टू जो हो गया, F बराबर Q हो गया और V क्रॉस B हो गया। और दूसरा ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल को अगर आप रखते हैं तो इस पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। वो फोर्स कैसा होगा? F वेक्टर इजिकल टू, सॉरी ये मैग्नेटिक फोर्स है, E कौन है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। ये हो गया Q और E। तो इसमें होगा लॉरेंज जो फोर्स होगा वो क्या होगा? लॉरेंज जो फोर्स होगा उसमें क्या होगा भाई? ये F इलेक्ट्रिक फोर्स होगा और प्लस F मैग्नेटिक फोर्स होगा, मतलब कि QE होगा और प्लस क्या होगा? Q और V क्रॉस B होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? Q हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? E वेक्टर हो गया और प्लस V वेक्टर हो गया अक्रॉस B वेक्टर हो गया, ऐसे हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? E हो गया आपका FL वेक्टर हो गया। तो FL वेक्टर इज इक्वल टू, जो FL वेक्टर है वो क्या हो गया? Q हो गया QE प्लस FL बराबर ये हो गया, FL वेक्टर इज इक्वल टू Q E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर।
बी वेक्टर, ये हो गया। अब मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं कि इफ Q इजिकल टू जीरो, Q इजिकल टू जीरो, तो एफ एल ही जीरो हो जाएगा, है ना। अगर V यहाँ पर जीरो हो गया मतलब कि रेस्ट में आ गई, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, समझ में आएगा। तो एफ एल इजिकल टू एक तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्यू ई होगा और ये वाला आपको जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एफ एल इजिकल टू क्यू। तो ये काफ़ी सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, है ना, कुछ नहीं, फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन रहेगा और इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसी में हम लोग को पढ़ना है कि मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। इसको हटा देते बच्चों। तो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर काफ़ी आसान है, इसमें कठिनाई कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप इसमें देखेंगे कैसे हम लोग सोल्व करते हैं रिजल्ट को। इसमें नोट में कुछ बातें लिख देते हैं। नोट में है कि जो टेस्ला जो है ना, टेस्ला वो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला। और गॉस जो है, गॉस वो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है, ओके। तो एक जो गॉस होता है, वन गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। वन गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला होता है। और मैग्नेटिक जो फील्ड होती है ऑन द अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ वो होता है 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला का रेंज होता है, क्योंकि अर्थ खुद एक क्या है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, अंदर में उसके मैग्नेट है। ऐसा हम लोग बात पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट जो थ्योरी है वो काफ़ी सिंपल और आसान है कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। मतलब कि करंट है तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रही है तो फोर्स तो होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर when it placed in magnetic field, मान लीजिए कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से, ऐसे, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। और इस तरह से आपको क्या दिया हुआ है, करंट कैरिंग वायर है, इसकी लंबाई मान लीजिए L है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक एलिमेंट्री पार्ट यहां पर कंसीडर कर लेते हैं, आईडीएल, और इस आईडीएल का एक डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन किधर होगा, जिधर इलेक्ट्रिक करंट होगी, तो इलेक्ट्रिक करंट इधर है, तो जिधर इलेक्ट्रिक करंट होगी उधर ही क्या होगी, डायरेक्शन होगी, ठीक है। स्ट्रेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से इसकी डायरेक्शन है। अब बी किधर है, इधर है, और बी और आईडीएल के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। समझ में आया, नहीं आया? तो एंगल बिटवीन, ध्यान दीजिएगा, थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन आईडीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन आईडीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर।
आइडियल क्या है? आइडियल जो है, आइडियल वेक्टर जो है वो है करंट एलिमेंट वेक्टर, करंट एलिमेंट वेक्टर। अब इसमें अगर आप बात करेंगे इसमें, तो इसमें चार्ज क्या है? dq है, dq चार्ज फ्लो कर रही है, dq चार्ज। तो dq चार्ज जो है, dq चार्ज फ्लो, dq चार्ज फ्लो इन dt टाइम। तो I इजिकल टू कितना हो जाएगा? dq अपन dt। तो dq इजिकल टू क्या लिखेंगे? I लिखेंगे और dt लिखेंगे। तो उसमें चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी कितनी होगी? v वेक्टर इजिकल टू dl वेक्टर बटे dt। समझ में आया? नहीं आया? इस वायर में हमने dq चार्ज कंसीडर किया आइडियल में, तो वो dq चार्ज दौड़ेगी ना भाई, चार्ज जिधर चलेगी पॉजिटिव चार्ज उधर ना करंट होगा, तो करंट इधर है तो इधर भाग रही है, तो उसका वेलोसिटी तो होगा ना। तो v वेक्टर इक्वल टू dl वेक्टर अपन dt। dq चार्ज जो है, dq चार्ज वो dl लेंथ को कवर किया है। क्लियर है? तो नाउ यहां पर लिखेंगे कि नाउ dfb इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, on current carrying wire due to dq charge flow। तो क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला याद है? dfb इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? dq v वेक्टर अक्रॉस b वेक्टर ऐसा। समझ में आया? नहीं आया? आपको इसमें कोई डाउट है? ये काफ़ी आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, एकदम आराम से पढ़ते हैं ना। तो अब देखो भाई, इसको हटाते हैं बच्चों। अब यहाँ पे काफ़ी आसानी से हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको वैल्यू पुट करते हैं। तो डी एफ जो बी है उसमें क्या लिखेंगे? डी क्यू बराबर क्या लिखेंगे? आई और डी टी लिखेंगे। ओके। और वी वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे? वी वेक्टर बराबर लिखेंगे डी एल वेक्टर डिवाइडेड बटे डी टी वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर। ये और ये कैंसिल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डी एफ बी वेक्टर इज इक्वल टू आई और क्या लिखेंगे? डी एल वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर इंटीग्रेशन। क्या लिख दिया बच्चों? इंटीग्रेशन, है ना। तो अब देखो कहाँ से चल रहे हैं, यहाँ पे लंबाई कितना है? 0। तो फोर्स कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ तक जाएंगे तो लंबाई कितना मिलेगा? L। तो यहाँ पर लिखेंगे L, ठीक है, L लिखेंगे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स क्या मिलेगा? FB मिलेगा, FB। तो DFB को क्या लिखेंगे? FB लिखेंगे वेक्टर, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? 0 से लेकर FB तक लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे I और यहाँ पर लिख देंगे क्या? L वेक्टर, 0 से लेकर कहाँ तक? कैपिटल L अक्रॉस B लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? I L वेक्टर माइनस 0 अक्रॉस क्या लिखेंगे? B वेक्टर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? I L वेक्टर अक्रॉस B वेक्टर, और यहाँ पर क्या होगा? FB वेक्टर, यहाँ पर हो गया FB वेक्टर माइनस 0। तो ये आ गया, ये रिजल्ट हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देख रहे हैं। ये जो रिजल्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। L क्रॉस B, इसको पढ़ते हैं हम लोग L क्रॉस B के नाम से जानते हैं। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर आप इसको लिखें, ये रिजल्ट हो गया, इसको आप घेर दीजिए यहाँ पर। तो FB वेक्टर यानी I L B
और साइन थीटा। और साइन थीटा को समझ रहे हैं, एल और बी के बीच का एंगल है, एल और बी के बीच का ये एंगल है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी फोर्स क्या होगा भाई, इसमें भी जो फोर्स होगा वो जीरो होगा, कौन सा कंडीशन में, मैक्सिमम होगा, कौन सा कंडीशन में, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो साइन 0 और साइन 180 ये सब क्या होता है, जीरो होता है। मतलब कि करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, इधर है। दूसरा, करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है। तो इसमें भी फोर्स क्या हो गया, जीरो, और इसमें भी फोर्स क्या हो गया, जीरो। दूसरा, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो साइन थीटा जो यहाँ पर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसमें जो फोर्स मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, आई एल और बी, याद रखेंगे ऐसे, आई एल बी मिलेगा। ओके, इसको मिटाते हैं। अब इसमें हम जो बात करने वाले हैं, आई एल बी मिल गया। ओके, अब मान लीजिए कि इस तरह से कुछ वायर है, सपोज दैट, जैसे यहाँ से यहाँ तक वायर था, यहाँ से वायर तक, सपोज दैट ऐसे आई। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये एल लंबाई है, तो इसका जो फोर्स होगा वो क्या होगा, आई होगा, एल होगा, बी होगा, कोई डाउट नहीं। अब मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे, ठीक, इस पे कोई वायर ऐसे है, वायर ऐसे, इसमें करंट ऐसे जा रही है, तभी परपेंडिकुलर है। तो याद रखेंगे ये वाला लेंथ लेंगे, ये वाला लेंथ नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, तो इसकी रेडियस कुछ ना कुछ होगी ना जी, इसकी रेडियस। तो ये वाला लंबाई कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ये वाला लेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, मतलब कि डायमीटर है, इफेक्टिव लेंथ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका जो फोर्स होगा पता है कैसा होगा, एफ बी आई और 2r इंटू बी, ऐसा होगा। मतलब कि एफ जो बी हो गया 2r आई बी, इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। तो इन जनरल अगर आप लिखेंगे एफ बी वेक्टर इज इक्वल टू आई, तो एल वेक्टर और बी, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, इफेक्टिव लेंथ। मतलब इनिशियल टू फाइनल, ये वेक्टर ना है, ये क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर में क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल होता है। तो इनिशियल टू फाइनल ये ना होगा, ये तो नहीं होगा, ये रास्ता तो नहीं होगा। डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये याद रखिएगा। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या पुट कर देगा, रेडियस है ना, तो पुट कर देगा पाई आर पुट कर देगा, क्योंकि पूरा लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो हाफ का क्या कर देगा, पाई आर। तो पाई आर आप लेंथ लिए, आपको लेना होगा, इसका बहुत ख्याल रखना होगा। तो आज का मैं लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।